हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल मिस्कन 30 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम यूपी बोर्ड 2022 के केमिस्ट्री के संभावित प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और जब तक एग्ज़ाम नहीं होता उसके पहले तक कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक प्रश्न जो महत्वपूर्ण हैं आप तक पहुंचाया जाए। तो हम स्टार्ट करें। सबसे पहले इसमें सॉलिड स्टेट के बारे में। सॉलिड स्टेट में जल्दी इसे देखते हैं। सबसे पहले MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं वो जो वस्तुनिष्ठ भी कहलाते हैं, ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं। 4 ऑप्शंस उसमें होते हैं, 4 विकल्प होते हैं, उनमें से एक विकल्प सही होता है। तो हम आपको 4 ऑप्शन लिख करके नहीं बता रहे हैं, हम आपको सिर्फ वो ऑप्शन बता रहे हैं जो कि करेक्ट होता है। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है, स्टेटमेंट पूछा जाए तो आप समझिए कि यही ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है सॉलिड स्टेट से, उसमें लिखा है परम शून्य ताप पर आदर्श क्रिस्टल की इंट्रॉपी, मतलब कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जो आइडियल क्रिस्टल होगा उसकी इंट्रॉपी कितनी होगी। तो आपको बताया कि जो आदर्श क्रिस्टल है, आइडियल क्रिस्टल है, उसकी इंट्रॉपी परम शून्य ताप पर 0 होती है। 0 यानी 0। तो आप ध्यान रखिए कि परम शून्य ताप पर जो इंट्रॉपी है आइडियल क्रिस्टल की या आदर्श क्रिस्टल की वो 0 होती है। दूसरा सिंपल सा प्रश्न है आपके लिए, वह ग्रेफाइट है। तो आपको पता है कि ग्रेफाइट एक क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो 4 टाइप्स हैं उनमें से हमको जानना कि कौन सा टाइप है। तो ग्रेफाइट बना होता है कार्बन परमाणुओं से, कार्बन एटम से, और कार्बन परमाणु इसमें एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं और एकांतर क्रम में द्विबंध भी होते हैं उसमें। तो ग्रेफाइट की संरचना 3 डायमेंशनल तो होती है, लेकिन उसमें जो लेयर्स होती हैं वो प्लेनर होती है। हमको उतने डेप्थ में नहीं जानना, बस हमको ये जानना है इसमें कि ग्रेफाइट किस तरह का ठोस है, किस तरह का सॉलिड है। तो हम आप इसमें बताएंगे कि ये सहसंयोजक ठोस है। सिर्फ इतना जानिए, ग्रेफाइट है सहसंयोजक ठोस। इसमें प्लेनर शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, कोवैलेंट सॉलिड कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये सहसंयोजक ठोस है। अब जो तीसरा क्वेश्चन इसमें कि माचिस या मैच बॉक्स, इसकी ज्यामिति होती है, इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, मतलब ये कैसा दिखाई देता है। तो इसकी ज्योमेट्री होती है, हिंदी में कई जगहों पर लिखा मिलेगा आपको, विषम लंबाक्ष। अंग्रेजी में इसको कहते हैं आर्थोराम्बिक। तो इसकी ज्यामिति जो होती है वो विषम लंबाक्ष या आर्थोराम्बिक होती है। आपको पैरामीटर्स थोड़ा बता दें इसमें, थोड़ा अगर जानना चाहते हैं, ध्यान रखना चाहते हैं, तो इसमें A = B = C ऐसा नहीं होता है, ये नॉट इक्वल टू होता है। A, B और C जो एज लेंथ होती हैं वो अनइक्वल होती है, आपस में बराबर नहीं होती हैं। लेकिन जो 3 एंगल्स होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये तीनों एंगल्स आपस में बराबर होते हैं और इनकी वैल्यू होती है 90 डिग्री। तो ये बताया कि जो माचिस है या मैच बॉक्स है या उसके तरह का कोई अगर क्रिस्टल है तो आर्थोराम्बिक होगा, और आर्थोराम्बिक को हिंदी में कह रहे हैं विषम लंबाक्ष। तो ये हमने आपको बताया कि कैसा होगा। अब अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें कि घटक कणों के क्रिस्टल से बाहर निकलने पर उत्पन्न दोष कहलाता है। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं अगर वो क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं तो वहाँ क्या हो जाएगा, क्रिस्टल से बाहर निकलने पर वहाँ खाली स्थान हो जाएगा, यानी रिक्तिका उत्पन्न हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं
कि ऐसा दोष जो होगा उसको यहाँ मेंशन कर दे रहे हो, वो रिक्तिका दोष कहलाएगा। कहीं कहीं पर रिक्त दोष भी लिखा होगा, तो दोनों ठीक है, रिक्तिका दोष, और इसे हम कह सकते हैं अंग्रेजी में वैकेंसी डिफेक्ट। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो ये बताया हमने कि जो घटक कण है अगर क्रिस्टल से बाहर निकलते हैं, उसमें जो एम्प्टी स्पेस हो जाता है, रिक्त स्थान हो जाता है, तो जो दोष होगा वो रिक्तिका दोष कहलाएगा। ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आयनिक क्रिस्टल की बात हम नहीं कर रहे। अब अगला क्वेश्चन है, घटक कणों की अव्यवस्था के कारण क्रिस्टल में उत्पन्न दोष कहलाता है। आपको पता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो घटक कणों, चाहे वो एटम हो या मॉलिक्यूल हो या आयन हो, उनसे मिलकर के बने होते हैं। तो उनका एक बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट, एक नियमित व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोस में। पूछा जा रहा है आपसे कि घटक कणों की अव्यवस्था के कारण क्रिस्टल में जो दोष होगा क्या होगा। मतलब जो घटक कणों की व्यवस्था अगर कहीं बिगड़ जाए, उसमें डिसऑर्डर आ जाए, तो ऐसा दोष क्या कहलाएगा। तो आप जानते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है, इसे हम कहते हैं बिंदु दोष, या अंग्रेजी में कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। तो इसे बिंदु दोष या पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कि घटक कणों की व्यवस्था में अगर कुछ परिवर्तन हुआ, व्यवस्था सामान्य जो होनी चाहिए वो नहीं है, तो जो दोष होगा वो बिंदु दोष कहलाएगा। अब उसके बाद से क्वेश्चन पूछा आपसे कि एफ केंद्रों की उपस्थिति के कारण क्रिस्टल होता है। एफ केंद्र, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अभी डिटेल नहीं बात कर रहे हैं, बस ये जानिए कि एफ केंद्र जो होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में मिलता है, क्रिस्टलीय ठोसों में मिलता है। तो कह रहे हैं कि एफ केंद्र की उपस्थिति अगर होगी तो क्रिस्टल कैसा होगा। तो आपको बताएं जो एफ केंद्र होता है उसमें होता क्या है। एफ केंद्र से, एफ केंद्र मतलब एक ऐसा रिक्त स्थान आयनिक क्रिस्टल में जहाँ से ऋण आयन यानी एनायन बाहर निकल जाता है और उसके बदले सरफेस से इलेक्ट्रॉन उसके भीतर जो होता है वो आता है। यानी उस स्थान पर एनायन की जगह या ऋण आयन की जगह पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो ऐसा स्थान जो होता है वो एफ केंद्र कहलाता है। तो एफ केंद्र की उपस्थिति के कारण जो क्रिस्टल होगा, चूँकि वहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, इसलिए जो क्रिस्टल होगा वो अनुचुंबकीय होगा, या अंग्रेजी में इसको कहेंगे पैरामैग्नेटिक। तो ये बता दिया कि क्रिस्टल जो होगा क्या हो जाएगा, एफ केंद्रों की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अब फिर इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि एफ केंद्रों की उपस्थिति क्रिस्टल को क्या बना देती है। मतलब क्रिस्टल कैसा दिखाई देने लगता है अगर उसमें एफ केंद्र उपस्थित है। तो आपको बताएं कि जो क्रिस्टल रंगहीन होता है वो रंगीन हो जाता है, यानी एफ केंद्र की उपस्थिति क्रिस्टल को रंगीन बनाती है। अंग्रेजी में बोलेंगे हम कलर्ड बना देती है। इसके बाद से जो क्वेश्चन पूछा है कि फ्रैंकेल दोष के कारण जो क्रिस्टल है उसके घनत्व में क्या अंतर होता है। क्रिस्टल की डेंसिटी का क्या हो जाता है। तो डेंसिटी जो होती है चेंज नहीं होती है, डेंसिटी जो होती है अपरिवर्तित रहती है। मैंने कह सकते हैं कि remains unchanged। तो आपको जल्दी से ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं
या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में पूछे जाते हैं, और इसके आंसर्स क्या होंगे ये हमने आपको बताया। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो 8 क्वेश्चन का सेट आपको बताया गया इसमें वो समझ में आएगा, और आप चाहें तो क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम आपसे बात करेंगे इस चैप्टर में जल्दी से कुछ फंडामेंटल्स के बारे में जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इनमें से भी कई प्रश्न उन मौलिक तथ्यों से रिलेटेड पूछे गए हैं। अब हम आपको कुछ फंडामेंटल बता रहे हैं, ध्यान देने की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि इस पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और समय न होने के कारण आप सोच नहीं पाते हैं कि इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, यूनिट सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। आपको पता है कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो एकक कोशिकाओं से या यूनिट सेल से मिलकर के बने होते हैं। 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स बनते हैं, उतने डिटेल में हम लोग को नहीं जानना है। बस ये देखना है कि 3 तरह की एकक कोशिकाओं में जो कणों की त्रिज्या होती है, जिसे स्मॉल आर से हम प्रदर्शित करते हैं, यानी पार्टिकल की रेडियस लिखा हुआ यहाँ पर कण की त्रिज्या, और ये स्मॉल ए यानी कोशिका के कोर की लंबाई, एज लेंथ, जो यहाँ दिखलाई गई है। तो इसमें क्या संबंध होता है? तो इन 3 प्रकार की कोशिकाओं में हम देखेंगे कि कणों की त्रिज्या, जिन कणों से मिलकर के एकक कोशिकाएं बनी हैं, उनकी त्रिज्या और कोर की लंबाई में क्या संबंध होता है। और फिर हम ये नोट करेंगे इसमें कि संकुलन क्षमता कितनी होती है, यानी कि कणों के द्वारा कितना आयतन घेरा जाता है एकक कोशिका का। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी सरल घनीय एकक कोशिका। इसमें जो कण होते हैं वो कोशिका के कोनों पर ही स्थित होते हैं, यानी 8 कण दिखाई दे रहे हैं इसमें, और ये 2 कणों के बीच की दूरी जो होती है यही कोर की लंबाई है। तो आपको बताएं कि यहाँ पर जो 2 कण हैं ये दोनों कण एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, यानी जो त्रिज्या होगी को इसकी वो यहाँ तक आएगी, यहाँ तक। यहाँ से ये गोला बना होगा इस तरह का, आप इमेजिन कर सकते हैं, और ये भी यहाँ से एक दूसरे को स्पर्श करता हुआ गोला, यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये स्मॉल आर हो जाएगी। ये डिस्टेंस जो थी स्मॉल आर हो जाएगी। तो स्मॉल आर यानी कि जो कण की त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी? ए का आधा। तो स्मॉल आर, यहाँ रिलेशन बना स्मॉल आर इक्वल्स टू a/2। और जो संकुलन क्षमता है, पैकिंग एफिशिएंसी, ऐसी स्थिति में जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है, हम शार्ट में लिख दे रहे हैं PE, ये वैल्यू जो आती है ये आती है 52.4%। ये याद कर दें चीज़ आपको कि सरल घनीय एकक कोशिका में जो कण की त्रिज्या होती है उसमें और कोर की लंबाई में ये संबंध होता है, r=a/2, और इसकी संकुलन क्षमता जो होती है वो 52.4 होती है। अब इसी तरह से ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका। तो इसमें बताया है कि ये सभी फलकों के केंद्र पर भी जो होते हैं वो लैटिस पॉइंट या जालक बिंदु या कण स्थित होते हैं। तो ये दिखाया है एक फेस ऊपर का, और इसमें जो है ये फेस डायगोनल दिखाया गया है। तो आपको बताएं कि कणों के बीच की दूरी जो निकालेंगे वो ये डायगोनल के हिसाब से निकालेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक तो कोर की लंबाई होगी, जिसे हम यहाँ से यहाँ तक हम स्मॉल a से प्रदर्शित कर रहे थे, और इसमें जो रेडियस आएगी यहाँ से, ये फेस डायगोनल दिखाया गया, इसमें रेडियस कितने की आएगी? इस गोले की एक रेडियस, इसकी दोनों, और इसकी एक आएगी, यानी कितना हो जाएगा? ये कुल 4 रेडियस हो जाएगी। तो इसमें जो r और कोर की लंबाई में जो संबंध आता है निकालने पर वो आता है r=a/2√2।
और इसमें जो संकुलन क्षमता आती है यानी पैकिंग एफिशिएंसी, ये पैकिंग एफिशिएंसी जो आती है ये आती है इसमें 74%। अब बात करें हम ये जो अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका है, इसमें क्या स्थिति होती है। इसमें सभी कोनों पर तो जालक बिंदु या घटक कण उपस्थित होते ही हैं, साथ में एक कण जो होता है वो बॉडी के केंद्र में स्थित होता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो होता है ये काय विकर्ण या बॉडी डायगोनल हो गया और ये फेस डायगोनल हो गया। तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जब हम ये डिस्टेंस निकालते हैं तो ये डिस्टेंस जो होती है उसमें इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, जिसकी सहायता से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो अब इसमें जो संबंध आता है घटक कण की त्रिज्या और जो कोर की लंबाई है ये स्मॉल a, ये जो कोर की लंबाई है इसमें और घटक कण की त्रिज्या में जो संबंध आता है ये आता है r = a√3/4, ये रिलेशन आता है। और जो पैकिंग एफिशिएंसी आती है यानी संकुलन क्षमता, यानी पैकिंग एफिशिएंसी आती है ये आती है इसमें 68%। तो आपको बताएं कि इन तीनों में अगर तुलना करके देखें तो सबसे ज़्यादा संकुलन क्षमता 74% इसमें होती है फेस सेंटर्ड में, उससे कम जो होती है वो बॉडी सेंटर्ड में होती है 68%, और सबसे कम जो होता है वो सिंपल क्यूबिक में होती है। यानी अगर रिक्त स्थान कितना उपलब्ध होगा, अगर ये देखें तो सबसे कम रिक्त स्थान इसमें होगा 26% और उससे ज़्यादा स्थान इसमें खाली होगा 32%, और इसमें जो होता है ये 47.6% जो स्थान होगा वो इसमें खाली होगा, यानी सबसे ज़्यादा स्थान रिक्त होगा इसमें सिंपल क्यूबिक वाले में। तो ये हमने बताया फंडामेंटल के बारे में कि आप जानिए कि एकक कोशिका जो 3 तरह की ये है, इसमें कणों की त्रिज्या और कोर की लंबाई में क्या संबंध होता है और जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ और भी प्रॉब्लम्स, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है कि जो बिंदु दोष हैं उनमें फ्रैंकेल दोष और शाटकी दोष में क्या अंतर होता है। तो इसी तरह के प्रश्न हम लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। तो आप वीडियोज़ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हें देखते रहिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिगर बना हुआ है, वैल्यूज़ लिखी हुई हैं।